वेलकम टू पेनेशिया क्लासेस। आज हम इकोनॉमी का तीसरा लेक्चर लेके आए जिसमें हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंकों की क्या ज़रूरत पड़ी, बैंक है क्या, बैंक कैसे कैसे इवॉल्व हुए, वो सब जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक क्या है? बैंक एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन दोज दैट हैव एक्सेस फंड्स टू इन्वेस्ट एंड दोज दैट नीड्स फंड्स। ठीक है। सिंपली क्या था, बैंक चैनलाइज कर रहा था फंड कहाँ से, जिनके पास एक्सेस में था, कहाँ पे कर रहा था, जिनको फंड्स की ज़रूरत थी। और जिनके पास एक्सेस में फंड था वो बैंकों में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते थे, उसकी भी कुछ वजह थी। मतलब सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक्स एक डिपॉजिटर है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा मनी है, और वाई एक लेंडर है जिसको फंड की ज़रूरत है। और दोनों के बीच में एक इंटरमीडियरी का काम कर रहा है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जिसको हम बैंक कहते हैं। ठीक है। एक्स डिपॉजिट करता है बैंक में पैसा। क्यों डिपॉजिट करना प्रेफर करता है? क्योंकि मोर कैश इन हैंड लीड्स टू मोर एक्सपेंडिचर, मनी विल नॉट बी सेफर एट होम। और बैंक में इन्वेस्ट करेगा कुछ पैसा तो उसको उस पैसे पे कुछ ना कुछ सेविंग इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। ठीक है। सिंपली ये था कि एक्स क्यों बैंक में डिपॉजिट कर रहा था। वाई वाई एक लेंडर है जिसको रिक्वायर मनी मनी की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का काम कर रहा है। बैंक विल टेक मनी फ्रॉम एक्स एंड विल ऑफर इट सेविंग इंटरेस्ट रेट। लेट अस सपोज 4%। बैंक एक एक्स से पैसा ले रहा है और उसको सेविंग इंटरेस्ट दे रहा है 4% पर एन्यूम से। ठीक है। और वही पैसा बैंक लेंड करेगा वाई को एज ए लोन एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। सपोज लेट अस सपोज 8%। ठीक है। यहाँ पे बैंक का मार्जिन कितना होगा? 8%। मतलब बैंक ने लिया कितना? 4% पे पैसा लिया और 8% पे घुमा दिया। बैंक का मार्जिन रहेगा 8 - 4, 4%। दिस इज द बैंक प्रॉफिट। वो 4% बैंक का प्रॉफिट रहेगा। दिस वे ए बैंक अर्नस इन दिस सिस्टम। ठीक है। ये था बैंकिंग का सारा सिस्टम। मतलब बैंक क्या कर रहा था, एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का काम कर रहा था दो लोगों के बीच में, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था, उनको इन्वेस्ट करना था। और दूसरा कौन था, जिनको पैसों की ज़रूरत थी। उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन और डील का सारा काम कर रहा था एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम बैंक कहते हैं। बैंक जिनसे पैसा ले रहा था उनको कुछ सेविंग इंटरेस्ट ऑफर कर रहा था, और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे बैंक पैसा लेंडर को दे रहा था। और उन दोनों के डिफरेंस से ही बैंक पैसा अर्न कर रहा था। इसी तरह एक सिस्टम में बैंक पैसा अर्न करता है। ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गया। इंडिया में हम शुरू करेंगे बैंकिंग सिस्टम के बारे में आरबीआई से। काफ़ी कुछ जानेंगे तो चलो आरबीआई के बारे में जानते हैं। ठीक है। आरबीआई इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। हमारी देश का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है। आगे हम जानने की कोशिश करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई भी कहते हैं, ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, और इट इज़ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी है। तो सबसे पहले आरबीआई का कंसेप्ट आया कैसे? आरबीआई का कंसेप्ट बेस था, कुछ स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं। उनकी एक बुक थी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। उसमें उन्होंने कुछ कुछ स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट की थी रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। तो उसी के बेस पे आरबीआई का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ। उसके बाद आरबीआई बना रिकमेंडेशन पे, कि जो कि एक कमीशन आया था इंडिया में, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ये कमीशन था 1926 में आया था, जिसको हम हिल्टन यंग कमीशन भी कहते हैं। इसी की रिकमेंडेशन के बेस पे आरबीआई बना था। तो आरबीआई बना था एक एक्ट के अकॉर्डिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसी के एक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब इसी आरबीआई को बनाने के लिए यही एक्ट पास हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सबसे पहले ऑपरेशन शुरू किया था 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है। आरबीआई 1949 से पहले रिजर्व काम करता था एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। उसके बाद ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आ गया। तो मतलब जब आरबीआई बना था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग बना था, लेकिन 1949 के बाद आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आ गया। एट इनिशली आरबीआई का हेडक्वार्टर था कलकत्ता में, जो कि 1935 से लेकर 1937 तक था। उसके बाद ये शिफ्ट हो गया मुंबई पे। 1937 के बाद आरबीआई का हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ मुंबई मुंबई तो ऑनवर्ड्स आज तक मुंबई है। आरबीआई का स्ट्रक्चर कैसा है? इसमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर
होते हैं। तो प्रेजेंटली आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांता दास जी। 1935 से लेकर 1949 तक आरबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह काम कर रहा था। लेकिन जब वन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हो गया और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको संभाला। और मतलब अब चार्ज किसके पास है? इंडियन गवर्नमेंट के पास। उससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह काम करता था, लेकिन एक 1 जनवरी 1949 के बाद आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आ गया। उसके बाद ये, जिसकी वजह से ये नेशनलाइज हो गया और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको टेकन ओवर कर लिया। ये सारा था रिजर्व बैंक का, किस तरह बना, किस तरह था, ये सारी सारी बेसिक हिस्ट्री थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आरबीआई के कुछ फंक्शन देखते हैं, बेसिक फंक्शन जो हैं। इट एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट बोथ टू यूनियन एज वेल एज स्टेट। और आरबीआई के पास मॉनेटरी अथॉरिटी भी है, जिसके बेस पे जो इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो भी आरबीआई इम्प्लीमेंट करता है। और मॉनेटरी पॉलिसीज़ की मॉनिटरिंग भी आरबीआई देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, ये आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, फिजिकल पॉलिसीज़ क्या होती हैं। बेसिकली आप सिर्फ अभी इतना जान लो कि जो पॉलिसीज़ आरबीआई के द्वारा डिज़ाइन होती है उनको हम मॉनेटरी पॉलिसीज़ कहते हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिज़ाइन होती है उसको हम फिजिकल पॉलिसीज़ कहते हैं। तो जो प्राइस टेबल है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को देख के लेके, वो भी सारा आरबीआई देखता है। उसके बेस पे आरबीआई ने कमेटी भी बनाई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आगे हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो ये था मतलब आरबीआई का मॉनेटरी फंक्शंस ये थे। इवन आरबीआई जो है एक इंडियन गवर्नमेंट का एजेंट भी है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियाज मेंबरशिप टू दी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसमें इंडिया को जो रिप्रेजेंट करता है वो आरबीआई करता है। आरबीआई बहुत सारे प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शंस भी काम करता है। और जब हमारे बैंकों को नीड्स है उनका उनकी जब हमारे बैंक को फंड्स की नीड्स है तो उस टाइम भी एक आरबीआई एक मेजर रोल प्ले करता है। इवन बैंकर्स टू दी बैंक, मतलब जो बैंकरों का बैंक है, बैंक्स का बैंकर है, वो आरबीआई देखता है। ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शन देखता है, जैसे इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, वो भी सारा आरबीआई देखता है। तो इवन जो इंडिया में करेंसी इशू करनी है उसकी, वो भी सारे आरबीआई इशू करता है। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग द पब्लिक विद द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। ये सारे थे। आरबीआई कुछ डेवलपमेंट रोल रहते हैं जिस कुछ बेसिक डेवलपमेंट रोल भी रहते हैं, जैसे प्रमोशनल फंक्शंस दैट सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय आरबीआई दैट एनकरेज रूरल एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आरबीआई विल रेगुलरली इशू डायरेक्टिव्स टू दी कमर्शियल बैंक टू लैंड लोन्स टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स। मतलब जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की गाइडलाइंस होती है वो भी आरबीआई इशू करता है कमर्शियल बैंक्स को। तो पीछे हमने पढ़ा भी कंपोजिशन ऑफ आरबीआई थोड़ा बहुत। अब हमें इसे बेसिक का आइडिया, मतलब आरबीआई के कंपोजिशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसमें एक सेंट्रल बोर्ड होता है जिसमें एक गवर्नर होता है जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, उसके साथ 4 हमारे डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। ठीक है। आरबीआई का एक सेंट्रल बोर्ड में एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 फाइनेंशियल मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है। आरबीआई का पहला गवर्नर जो ऑसबॉर्न स्मिथ रह चुके हैं, फर्स्ट इंडियन गवर्नर गवर्नर था आरबीआई का सीडी देशमुख साहब जी, जो हमारे आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर थे। सबसे पहला जो आरबीआई का गवर्नर था ये सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के, सीडी देशमुख थे। फर्स्ट वुमन डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज के जे उदेशी। The only prime minister who had been the governor of RBI was the डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो हमारे प्रेजेंट गवर्नर हैं आरबीआई के वो शक्तिकांता दास जी हैं। ये था आरबीआई का बेसिक आइडिया सारा। हमें इतना ही पता होना चाहिए। जो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बता दी। ये छोटे मोटे वन डे टाइप एग्जाम होते हैं, इनमें ये सारा काम आता है। आगे हम देखते हैं जो एक इकोनॉमी में पॉलिसीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक इकोनॉमी में दो तरह की मेजर पॉलिसीज आती हैं, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं
और दूसरी को हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। एक इकोनॉमी में दो मेजर पॉलिसीज़ आती हैं, एक को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, दूसरी को फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं ये कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, इंडिया में आरबीआई रेगुलेट करता है। जो फिजिकल पॉलिसीज़ होती हैं वे कंट्री की गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, ठीक है। जो फिजिकल पॉलिसी बेसिक आइडिया क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी इकोनॉमी में दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो रेगुलेट करता है हमारा सेंट्रल बैंक, इंडिया के केस में आरबीआई, और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसीज में बेसिक क्या आ गया, इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, मनी सप्लाई कैसे रहेगी, वो सारा आरबीआई देखता है, ये सारा मॉनेटरी पॉलिसीज में आता है। फिजिकल पॉलिसीज में क्या, टैक्सेस किस तरह रहेंगे, गवर्नमेंट पैसा किस तरह इन्वेस्ट करेगी, ये सारा हमारा फिजिकल पॉलिसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी होता है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी एक कंट्री की जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है उसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। जो कुछ जैसे इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना हो, या कुछ मनी सप्लाई को कंट्रोल करना हो, या इन्फ्लेशन को टारगेट करना हो, उसके लिए कुछ मॉनेटरी पॉलिसी कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी इंप्लीमेंट करती है। इंडिया के केस में ये सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि प्राइस स्टेबिलिटी भी रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ भी चलती रहे, ये सारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, प्राइस स्टेबिलिटी एंड सोशल जस्टिस इन एनी इकोनॉमी। हमारे फिलिप कर्व है, ये काफ़ी बार आ भी जाती है, इसके बारे में देखते हैं। फिलिप कर्व के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट घट रही है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन कम हो रही है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट घट रही है। इसी का वाइस वर्सा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन घट रही है। लेकिन ये इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, मतलब अगर एक ही दम पे इन्फ्लेशन बढ़ती रहे तो आम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। काफ़ी सारी ज़रूरत की चीज़ें लेना, महंगाई बढ़ती जाएगी तो आम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि एक कंट्री में स्टेबल और मॉडरेट इन्फ्लेशन इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी। स्टेबल और एक मॉडरेट पेस पे इन्फ्लेशन रहनी चाहिए, वो इकोनॉमी के लिए ठीक है। तो इसी के बेस पे मतलब इसी के अकॉर्डिंग आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करने की कोशिश करता है। 2.2 से लेके 6% तक आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करता है, जो कि सीपीआई पे मेजर होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। बाय मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, जो कि आरबीआई कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 मेंबर कमेटी है, इसी के अकॉर्डिंग इनका टारगेट रहता है कि जो हमारी इन्फ्लेशन हो 2 से लेकर 6% के बीच में ही रहे। मतलब ये सारा टारगेट रहता है, इन्फ्लेशन 2 से नीचे नहीं जानी चाहिए और 6 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इस तरह हमारी इन्फ्लेशन मॉडरेट इन्फ्लेशन रहे। ये सारा हमारा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, 6 मेंबर कमेटी, उसके द्वारा डिसाइड की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स आते हैं, ठीक है, जिनको हम जनरल टूल्स भी कहते हैं, इनडायरेक्ट टूल्स भी कहते हैं, एज दे इफेक्ट द इंटायर इकोनॉमी, नॉट जस्ट ए पर्टिकुलर सेक्शन टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ लोन्स, ठीक है। मतलब सिंपली मॉनेटरी पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमी के लिए बनती है, एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नहीं बनती। इनको हम जनरल टूल भी कहते हैं और इनडायरेक्ट टूल भी कहते हैं, क्योंकि ये इंटायर इकोनॉमी को टारगेट करते हैं, नॉट जस्ट अ सिंगल सेक्टर को टारगेट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स में हमारे पास सबसे पहले आते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, सीआरआर, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, इसमें हमारे दो आते हैं, सीआरआर और एसएलआर। ये हमारे जब भी इन्फ्लेशन को फाइट या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो या डिफ्लेशन को कंट्रोल करना हो तो हम सी आर और एस एल आर को टारगेट करते हैं, ठीक है। सी आर और एस एल आर कोलेक्टिवली नोन एज स्टेटूटरी रिजर्व रेशियोज, ठीक है, और वेरिएबल रिजर्व रेशियोज भी कहते हैं सी आर आर और एस एल आर के बारे में। सी आर आर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। मॉनेटरी पॉलिसी जो हमने पीछे पढ़ा, जो एक कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी होती है उनको कुछ मनी सप्लाई कंट्रोल करना होता है इकोनॉमी के लिए, उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ डिज़ाइन करते हैं वो, जिनको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और सी आर आर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। इंडिया में आरबीआई हर एक कमर्शियल बैंक को कुछ स्पेसिफिक सी आर आर प्रोवाइड करता है, कहता है कि आपको ये सी आर आर मेंटेन करना है मेरे पास कैश की फॉर्म में, जो भी आपका डेली, जो भी आपका
टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज, मतलब उसका कुछ अमाउंट आपको मेरे पास रिजर्व रखना है इन द फॉर्म ऑफ CRR. कैश रिजर्व इज द शेयर ऑफ ए बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इज मैंडेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बी मेंटेन विद द लेटर एज ए रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश. इसके ऊपर बैंक कोई प्रॉफिट नहीं अर्न करता. बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है बैंक उसमें से कुछ CRR की फॉर्म में RBI के पास जमा करवा देता है एज ए रिज़र्व, जिस पे RBI कोई इंटरेस्ट रेट बैंकों को नहीं देता. वो बैंकों का ही पैसा है लेकिन रिज़र्व रहता है RBI के पास. ठीक है, कुछ अगर बैंक खतरे में आ जाए या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए कि बैंक डूबने वाला हो तो उस टाइम के लिए वो पैसा सेव रखा जाता है ताकि जब बैंक डूब रहा हो तो उस पैसे को यूज़ करके लोगों को कॉम्पनसेट किया जाए या कुछ और. इन्हीं के लिए वो CRR और SLR बनाए हुए हैं. ठीक है, तो CRR हमारा क्या रहता है कि RBI की कुछ गाइडलाइंस हैं. कुछ बैंक RBI कमर्शियल बैंक्स को मैंडेट कर देता है कि आपका जो टोटल डिपॉजिट है उसमें से कुछ परसेंट आपको CRR की उसमें से कुछ परसेंट एज ए CRR आपको कैश की फॉर्म में हमारे पास रिज़र्व रखना है. ये था. और वो टोटल डिपॉजिट का 3 से 15% तक ही रहता है रेशियो. एट प्रेजेंट आई थिंक 3% है. ये सारा CRR है. बैंक को CRR पे कोई प्रॉफिट नहीं होता. बैंक ने RBI के पास रिजर्व रखा है CRR की फॉर्म में कुछ पैसा, लेकिन RBI उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता. ये सारा CRR है. जब भी बैंक डूबने वाले होते हैं या कुछ हो रहा होता है मतलब बैंक खतरे में हो या लोगों को बैंक के पास इतना आ जाए कि बैंक के पास उतना पैसा नहीं होता और लोग एकदम से आ जाएं बैंकों के पास पैसे लेने, तो उसी के लिए बफर कुछ क्रिएट किया जाता है CRR और SLR की फॉर्म में, ताकि बैंक डूबे ना और लोगों का पैसा ना डूबे, पूरा कुछ ना कुछ सेव रहे. उसी के लिए CRR और SLR बने हैं. तो CRR में क्या रहता है कि CRR basically is a specific part of the total deposit that is held as a reserve by the commercial banks, is mandated by the Reserve Bank of India. जो वो स्पेसिफिक अमाउंट है वो कैश की फॉर्म में रखा जाएगा RBI के पास. CRR इंश्योर्स दैट द बैंक डू नॉट रन आउट ऑफ मनी. और CRR कितना रहेगा क्या रहेगा ये RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है. आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे. उसकी जो पीरियोडिक मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी रहती है उसमें डिसाइड होता है कि कितना CRR रहेगा. अगर CRR लो रहेगा तो मार्केट में लिक्विडिटी जा रहेगी. मतलब अगर एक बैंक का CRR लो रहेगा तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा लोन में घुमाने के लिए. अगर वो ज़्यादा लोन घुमाएंगे तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और लेंडिंग भी बढ़ेगी. इसी तरह अगर CRR हाई रहेगा तो बैंकों को अपना टोटल डिपॉजिट का ज़्यादा शेयर RBI के पास रखना पड़ेगा और बैंकों के पास कम पैसा रहेगा लोन में घुमाने के लिए और इन्वेस्टमेंट कम रहेगी और सप्लाई ऑफ मनी भी इकोनॉमी में कम होगी. इन्हीं के मतलब ऐसे कुछ कामों के लिए CRR और SLR यूज़ होते हैं. अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है, मनी सप्लाई बढ़ानी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, उसी के लिए हम CRR यूज़ करते हैं. ये सारा हमारा CRR में आता है. आगे हम पढ़ते हैं SLR के बारे में. Statutory liquidity ratio is a minimum percentage of deposit that a commercial bank has to maintain in the form of liquid cash, gold, or other security. It is basically the reserve requirement that bank has. It is basically the reserve requirement that banks are expected to keep before offering credit to customers. These are not reserved with the Reserve Bank of India but with the banks themselves. RBI कहता है कि एक बैंक को जो आपका टोटल डिपॉजिट है उसमें से आपने कुछ पैसा CRR और SLR की फॉर्म में रिजर्व रखना है. CRR वो अमाउंट होता है जो बैंक्स को RBI के पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, और SLR वो पैसा है जो RBI कहता है कि बैंक को अपने पास रखना है. मतलब एक बैंक को अपने पास रिजर्व रखना है कुछ अपने टोटल डिपॉजिट का कैश की फॉर्म में या गोल्ड की फॉर्म में या सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में, वो अपने पास रिजर्व रखना है लोन में पैसा घुमाने से पहले. ठीक है,
मतलब सीआरआर और एसएलआर में बेसिक फ़र्क क्या है कि सीआरआर आपको आरबीआई के पास रखना है, बैंक को आरबीआई के पास रखना है कैश की फॉर्म में, और एसएलआर बैंक को अपने पास रखना है कैश की, लिक्विडिटी, गोल्ड की फॉर्म में। मतलब ज़रूरी नहीं है एसएलआर कैश में हो, गोल्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, वो अपने पास रिजर्व रखना है। मतलब एक बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है उसमें से कुछ परसेंट आरबीआई को, कुछ परसेंट बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है उसमें से कुछ परसेंट बैंक को सीआरआर की फॉर्म में आरबीआई के पास रखना है, और कुछ परसेंटेज एसएलआर की फॉर्म में अपने पास रिजर्व रखना है। उसके बाद ही अपना पैसा लोन में घुमाना है। ये सारा आरबीआई की गाइडलाइंस है कमर्शियल बैंक के लिए। ये इसलिए है कि बैंक कभी बैंक करप्ट हो जाए या बैंक मनी की शॉर्टेज में ना आ जाए, लोगों का नुकसान ना हो जाए, उसीलिए आरबीआई कहता है कि आपको अपना जो पैसा आ रहा है, टोटल डिपॉजिट है, उसका कुछ परसेंटेज आपको रिजर्व रखना है सीआरआर और एसएलआर की फॉर्म में। सीआरआर रहेगा आपका आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में, एसएलआर रहेगा आपका बैंक के पास गोल्ड, लिक्विड कैश की फॉर्म में। सीआरआर पे बैंक्स को कोई प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि वो बैंक के पास गोल्ड, लिक्विड कैश की फॉर्म में। सीआरआर पे बैंक्स को कोई प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि वो कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रिजर्व रहता है और आरबीआई उस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देता। एसएलआर बैंक का अपने पास रहता है, जो कि गोल्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, तो उसमें बैंक को में भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि गोल्ड की फॉर्म में तो गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, सिक्योरिटीज़ का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये सारा डिपेंड करता है। एसएलआर और सीआरआर काउंटेड होते हैं हर एक फोर्टनाइट बेसिस, मतलब हर 14 दिन बाद फ्राइडे फ्राइडे होता है बैंक का। इफ़ these ratios are not maintained, bank will have to pay penalty interest rates to RBI which is linked with the bank rate. बैंक रेट क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। CRR SLR provide buffer protection during a bank run, that is an emergency when every depositor wants to pull out money from his bank account mainly due to the fake news or rumors. CLR सीआरआर और एसएलआर एक बफर की तरह काम करते हैं। जब एक बैंक रन हो जाता है, बैंक रन मतलब एक इमरजेंसी आ जाती है जिसमें डिपॉजिटर अपना पैसा फटाफट बैंक से निकालने की कोशिश करते हैं, तो उस डिमांड को मीट आउट करने के लिए सीआरआर और एसएलआर मेंटेन किया जाता है बैंकों द्वारा, जो कि आरबीआई ने मैंडेट रखा है। सीआरआर एसएलआर हमारे मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बहुत इंपॉर्टेंट टूल हैं। अगर बैंक कहता है कि आपको सीआरआर और एसएलआर की परसेंटेज ज़्यादा, बैंक आरबीआई कहता है बैंकों को कि आरबीआई सीआरआर और एसएलआर की परसेंटेज बढ़ा देता है, तो बैंकों के पास कम पैसा रहेगा लोन में घुमाने के लिए, और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होगी, पैसा कम जाएगा, तो मनी कम हो जाएगी इकोनॉमी में। उसी तरह अगर आरबीआई कहता है एसएलआर और सीआर की परसेंटेज कम करने के लिए, तो अगर सीआर और एसएलआर की परसेंटेज कम हो जाएगी तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा लोन घुमाने के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो अलग अलग सिचुएशन में ही इन दोनों का रोल आता है, कभी ये बढ़ाने पड़ते हैं, कभी ये घटाने पड़ते हैं। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ानी है तो सीआरआर और एसएलआर कम करता है आरबीआई, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम करनी है तो आरबीआई सीआरआर और एसएलआर बढ़ा देता है। एट प्रेजेंट आज की डेट में देखें तो सीआरआर 4% है, एसएलआर 18% है। बैंक रेट क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे। 4.25% है, एमएसएफ 4.25% है, रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। इकोनॉमी में कुछ की रेट्स होते हैं। बैंक रेट क्या होता है? इट इज़ इंटरेस्ट रेट एट विच द बैंक बोरोज लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम आरबीआई विदाउट प्लेजिंग एनी कोलेटरल्स। इट इज़ यूज्ड in the computation of penalty rates. Usually bank rate is equal to MSF. MSF क्या होता है आगे पढ़ेंगे। मतलब बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो कि आरबीआई द्वारा चार्ज किया जाता है जब बैंक लॉन्ग टर्म लोन आरबीआई से लेते हैं विदाउट प्लेजिंग एनी कोलेटरल्स। ठीक है, बैंकों को पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, उसकी बोरिंग के लिए वो आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, उसको हम बैंक रेट कहते हैं। लेकिन याद रही ये लॉन्ग टर्म लोन के लिए जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है उसे बैंक रेट कहते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू शेड्यूल commercial banks with their SLR quota government security as collaterals, MSF, is higher than repo rate.
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है कि कई बार बैंकों को काफ़ी सारी दिक्कत आ जाती है और बैंकों को कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है। उस शॉर्ट टर्म पैसे की डिमांड को मीट आउट करने के लिए बैंक कुछ अपनी एसएलआर कोटे से गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज ए कोलेट्रल रखता है आरबीआई के पास। उस पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है उस लोन पे, उसको हम एमएसएफ कहते हैं। मतलब बैंकों को ऐसी दिक्कत आ गई कि बैंकों को अपने एसएलआर कोटे से कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो भी हैं वो उसको एज ए कोलेट्रल रखना पड़ता है आरबीआई के पास। उस लोन पे इंटरेस्ट रेट को हम एमएसएफ कहते हैं। मतलब बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट हो गया जो बिना कोलेट्रल के आरबीआई बैंकों से, मतलब एक बैंक को लोन चाहिए, बैंक लोन लेने आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई उसको लॉन्ग टर्म लोन देता है अगर बिना कोलेट्रल के, तो उसको हम बैंक, उस पे जो उस लोन पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा उसको हम बैंक रेट कहेंगे। एमएसएफ वो इंटरेस्ट रेट है जो बैंक को, वो इंटरेस्ट रेट है जो शॉर्ट टर्म लोन्स पे लगता है। बैंक को अपनी शॉर्ट डिमांड्स को मीट करने के लिए कुछ लोन चाहिए जिसके लिए वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसएलआर कोटे से रिजर्व रखता है आरबीआई के पास। उस उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रिजर्व करने के बाद आरबीआई से कुछ लोन लेता है। उस लोन पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसे हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं, एमएसएफ कहते हैं।